नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सरल भारत में। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं परंपरा बनाम आधुनिकता पर। दोस्तों, जब हम आधुनिकता की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में ये आता है कि अगर हम आधुनिक है तो मतलब हमारा ब्रांड टी-शर्ट होने चाहिए, ब्रांडेड मोबाइल होने चाहिए, हम हमेशा अपडेट होने चाहिए। लेकिन क्या आधुनिकता के यही मायने हैं या इससे बढ़कर भी कुछ और है? आज हम इन्हीं विषय पर चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमान के साथ, जो कि समाज विज्ञानी भी हैं और बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, डॉक्टर दीपक राय जी। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका सरल भारत में। नमस्ते, आप सबका धन्यवाद। बढ़िया लगता है आपसे मिलके। जी। जी। तो सर, मैं सीधा प्रश्न पर आऊँगा। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जब हम परंपरा बनाम आधुनिकता की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं हम ये देखते हैं कि हमारे जो सामाजिक मूल्य हैं या पारंपरिक मूल्य हैं, कहीं न कहीं उनका ह्रास हो रहा है आज के समय में। तो इन मूल्यों को हम कैसे वापस पा सकते हैं और आपकी राय में कहाँ तक हमारे मूल्यों का ह्रास हो रहा है? नहीं, एक तो हम लोग थोड़ा इसे समझने की कोशिश करते हैं और वो इस तरीके से हम बात उस पे कर सकते हैं कि समय जब बदलता है तो उसके मूल्य भी बदलते हैं, क्योंकि समाज का बोध बदलता है। बोध बदलता है तो मूल्य भी बदलेंगे और बहुत सारे मूल्य जो कि सार्वजनिक मूल्य नहीं है, जैसे सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, इस तरह के मूल्य अगर नहीं है तो वे समय के साथ बदलते हैं। जैसे आज की जो बाजार की अर्थव्यवस्था है उसके कुछ मूल्य और हैं, लेकिन आज से 40-50 साल पहले जब हमारा देश आजाद हुआ था और नया नया औद्योगिकरण हो रहा था, तो उस समय के समाज की कुछ मूल्य मान्यताएं थी, वो अलग थी। तो ये तो बदलता रहेगा और ये बदलना भी चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है कि मूल्य बदल रहे हैं या हमारे बोध मान्यताएं बदल रही हैं। मान्यताएं, उन पे सवाल होना चाहिए और उन पे सवाल होंगे अगर, तभी हम बेहतर हो सकते हैं और उन पे बदलने को राजी हो सकते हैं। नहीं तो हम तो इसमें बहुत गौरव महसूस करते हैं कि मैं आज तक नहीं बदला। मेरे जो विचार आज से 50 साल पहले थे आज भी वही है, मैं एक ही विचार पर कायम हूँ। मैं इसे कोई गौरव की बात नहीं मानता। मुझे लगता है कि आपको अगर कहीं भी लगे कि बदलना चाहिए तो बदलना चाहिए। ये कोई रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए कि मैं नहीं बदलूंगा, वो प्राण जाए पर वचन न जाए वाली बात कोई नहीं होती है। आपको अपने में जी, संशोधन जी। करना चाहिए। जी। बहुत बढ़िया बात कही सर आपने कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो बिल्कुल। सर, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि हम देखते हैं कई परंपराएँ सदियों से चली आ रही हैं, पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ चली आ रही हैं। आपकी नज़रों में ऐसी कौन-सी परंपराएँ हैं जो कि आज भी चली आ रही हैं और हमारे समाज के लिए सामाजिक हित में नहीं है और जिससे कि हमारे समाज में असमानता फैल रही है? देखिए, परंपरा अगर कोई आ रही है तो हमें हमेशा उसके प्रति आलोचनात्मक रवैया रखना चाहिए। जैसे बहुत सी परंपराएं हैं हमारे विश्वास में, वो शामिल हैं। धर्म को लेकर हैं, जाति को लेकर हैं, कर्मकांडों को लेकर हैं, कई बार वो पाखंड के रूप में भी होती हैं। तो वे आती रहेंगी और मैं परंपराओं को खराब नहीं मानता। रूढ़ियां उसमें जरूर हैं जिनको हमें छोड़ना चाहिए। जैसे सती प्रथा एक रूढ़ी थी, जातिवाद की बहुत सारी मान्यताएं, रूढ़ियां हैं, उन्हें बदलना चाहिए। लेकिन कई बार आप जब देखते हैं कि हम कहते हैं कि हम आधुनिक हैं, हम परंपरा छोड़ रहे हैं, तो परंपरा क्यों छोड़ रहे हैं? परंपराएं इतनी बुरी भी नहीं होती हैं। ये हमारी तमाम परंपराओं में बहुत सारी अच्छी बातें हैं, तो उन उन अच्छी परंपराओं को कंटिन्यू करना चाहिए, हमें अपने तक ले आना चाहिए और अपने आगे भी उनको ले जाना चाहिए। जैसे बड़ों का सम्मान करना है, अगर ये कोई मूल्य है, अगर ये कोई परंपरा है, तो इसका सम्मान होना चाहिए। अगर
अगर हमारी परंपरा में ये शामिल है कि जिमी स्वतंत्र भाई बिगड़ ही नारी, तो ये खत्म होना चाहिए। ये हमारी परंपरा का प्रगतिशील मूल्य नहीं है। हमारी परंपराओं की प्रगतिशील चेतना में ये चीजें शामिल नहीं है, तो उन्हें बदलना चाहिए। तो कोई भी परंपरा हमेशा अपने साथ कुछ प्रगतिशील मूल्य और मान्यताओं को भी लेके चलती रहती है, तो उसे आगे बढ़ना चाहिए, उसे हम तक आना चाहिए। और हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उन प्रगतिशील मान्यताओं को ही आगे लेकर के जाएं जो हमारी परंपराओं में शामिल रही है। जब मैं कहता हूं कि परंपरा, तो हमेशा हम लोग परंपरा के मायने यही न माने कि परंपरा मतलब कोई पुरानी चीज है, कोई 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 बहुत खराब चीज है। सारी हमारी परंपराओं में चीजें शामिल हैं। अपने कुछ चीजें समय के हिसाब से, अपनी प्रासंगिकता के हिसाब से कहीं बीच में छूट जाती हैं, और कुछ चीजें आगे भी चलती रहती हैं। जी, जी बहुत बढ़िया सर। सर, जब हम परंपराओं की बात करते हैं तो जैसे अभी आपने कहा कि हमारे मन में बहुत से सवाल रहते हैं कि परंपराओं का मतलब पुरानी रीतियां होती है, रूढ़वादियां होती हैं। सर, आपकी नज़रों में अगर हम परंपरा को देखें तो आधुनिकता और परंपरा में क्या अंतर है, और अगर इनके बीच सामंजस्य बैठाना हो तो हम किस प्रकार से सामंजस्य बैठा सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि आधुनिकता और परंपरा कोई विरोधी या परस्पर विरोधी चीज नहीं है। जी। मैं तकनीकी विकास को भी आधुनिकता नहीं मानता। आज के जो मैं कहूँ कि आधुनिक लोग हैं या आधुनिक मूल्य मान्यताएं हैं, तो वो समय सापेक्ष होती हैं। और जब भी हम देखते हैं कि कोई भी प्रगतिशील परंपरा अगर चल रही है, तो उसमें बहुत सारी चीजें जो पहले से चली आ रही हैं, वही हम इनहेरिट करते हैं, यानी वही हम अपने तक ले आते हैं और अपने तक रखते हैं, उसे शामिल करते हैं उसे। क्योंकि अगर आप तकनीकी विकास को देखेंगे तो कई बार तकनीकी विकास लगता है कि यही विज्ञान है और यही आधुनिकता है। लेकिन तकनीक और आधुनिकता, मुझे लगता है कि इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। जब हम परंपरा और आधुनिकता की बात करते हैं तो लगता है कि आधुनिकता और परंपरा एक दूसरे के वर्सेस हैं, मतलब एक दूसरे के सम्मुख खड़े हैं, खिलाफ खड़े हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। मैं कहूं कि अगर आधुनिकता के खिलाफ कोई चीज खड़ी है तो वो बर्बरता खड़ी हो सकती है। जैसे आज आप युद्ध के माहौल में देखते हैं, हम कहेंगे कि हम आधुनिक समय में रह रहे हैं, लेकिन उतने ही बर्बर हैं। तो अगर आधुनिकता का कोई प्रतिपक्ष हो सकता है, तो आधुनिकता का प्रतिपक्ष बर्बरता हो सकती है। आधुनिकता का प्रतिपक्ष परंपरा नहीं हो सकती है। तो उसमें भी दो तीन चीजें हैं। जैसे तकनीक जो होती है वो नई तकनीक होती है, पुरानी तकनीक होती है। परंपरा नई परंपरा और पुरानी परंपरा नहीं होती है। परंपरा एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। लेकिन तकनीक एक घटना है, एक समय है। एक खास समय के बाद कोई तकनीक पुरानी हो जाती है। लेकिन परंपरा उस तरह से पुरानी नहीं होती जैसे तकनीक पुरानी होती है। परंपरा एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। परंपरा अपने को संशोधित करती रहती है, जबकि तकनीक बदल जाती है ना। तो ये जो छोटे मोटे अंतर हैं उसके, उस पे हमको जरूर बात करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि अगर हम इन्हीं संदर्भों के साथ देखेंगे तो तकनीक को हम लोग समय के संदर्भ में डील कर सकते हैं, लेकिन परंपरा को हम लोग प्रोसेस के संदर्भ में डील करें। एक तो चीज मुझे ये लगती है, नई तकनीक जो है वो पुरानी तकनीक को रिप्लेस कर देती है, लेकिन जो नई परंपराएं हैं, जो आधुनिकता है, वो परंपरा को रिप्लेस नहीं करती है, उसमें से मतलब बेहतर चीजों को इनहेरिट करती है, अपने यहाँ ले आती है। तो ये एक मूलभूत अंतर है जो परंपरा और आधुनिकता पे जब हम बात करें तो इसे समझने की जरूरत होती है। बहुत बढ़िया सर। सर, जैसे हम परंपरा की बात करते हैं तो आजकल की जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको हमारी आवश्यकताओं और हमारे लालच के बीच का अंतर समझ ही नहीं आता है। वो निरंतर बढ़ती चली जाती है, लेकिन वो जान नहीं पाते कि असल में वो जीवन में चाहती क्या है। तो सर, अब युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कोई संदेश तो मैं क्या दे सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी समझ तमाम अपने युवा मित्रों के साथ साझा कर सकता हूँ। और वह समझ ये है
कि हमें अपने भीतर से ही उन चीजों की डिमांड पैदा होनी चाहिए। वरना हम लोगों ने क्या किया, जो अंधाधुंध लालच है, लोभ है, तो लोभ और लालच की संस्कृति ने हमें बहुत सारी चीजों से नहीं करने से मना कर दिया। हम उन्हें मना नहीं कर पाते हैं और तमाम तरह के जो भ्रष्ट आचरण है या जो भ्रष्टाचार है उसमें लिप्त हो जाते हैं। तो हमें अपनी परंपराओं से कुछ स्वस्थ चीजों को इनहेरिट करने की जरूरत है और जो बेहतर चीजें हैं उन्हें अपने जीवन में शामिल करने की जरूरत है। हम अगर बेहतर मनुष्य बनेंगे तो निश्चित रूप से बेहतर परंपराएं हमारे साथ होंगी। अगर हम खराब व्यक्ति के रूप में हैं तो बहुत आधुनिक तो हो सकते हैं लेकिन शायद उतने ही बर्बर हो सकते हैं, क्योंकि आधुनिकता एक विचार है और आधुनिकता उस तरह का विचार है जैसे उपनिवेशवाद है। उपनिवेशवाद है तो रहेगा तो अपनी जीत के साथ रहेगा और खत्म होगा तो हार के साथ खत्म हो जाएगा, उपनिवेशवाद। इसी तरह से सामंतवाद भी है। सामंतवाद जब तक है, सामंती संरचनाएं जब तक हैं तो अपनी जीत के साथ वो मौजूद रहेंगी, लेकिन जब खत्म होंगी तो हार जाएंगी। परंपरा ऐसा नहीं है, आधुनिकता के साथ ऐसा नहीं है। हम अपने को बेहतर करते हैं। उपनिवेशवाद अपने को बेहतर नहीं कर सकता, सामंती संरचना अपने को बेहतर नहीं कर सकती, वो अपने को बेहतर करके टिक नहीं सकती। वो या तो जीतेगी या हारेगी, रहेगी या जाएगी। लेकिन जो आधुनिकता है, जो परंपरा है, वो अपने को बेहतर करती है। हम अपने को आधुनिक बनाते चलते हैं। और अगर आज एक मूल्य है कि हमें हत्या नहीं करनी चाहिए, तो ये हमने सीखा है, ये हमने अपने पारंपरिक मूल्यों से, विश्वासों से इसे अर्जित किया है, इसे हासिल किया है, तब हमारे जीवन में ये चीज शामिल हुई है। न कि किसी ने हमें गिफ्ट कर दिया या कोई तकनीक है जो बदल गई हमारी। बहुत महत्वपूर्ण चीज एक ये भी है कि परंपरा कहें या आधुनिकता कहें, एक ही समय में कई सारे समय होते हैं। जैसे जब हम कहें कि आज अमेरिका और ब्रिटेन या फ्रांस या यूक्रेन या रूस बहुत आधुनिक देश हैं, तो कैसे आधुनिक देश हैं जब आज भी वो लड़ रहे हैं, है ना? तो ये सवाल तो उपजता है। तो जब हम उस समय को छोड़ करके आगे बढ़ चुके हैं, जब हम युद्धों से फैसले किया करते थे, जब हम हथियारों से फैसले किया करते थे, तब भी क्या हम आधुनिक थे? और आज भी जब हम हथियारों से फैसले कर रहे हैं तो क्या हम अपने को आधुनिक मान लें? तो यहां अलग बात है। यहां मैं अपने को, आज के समय को मैं आधुनिक नहीं मानता। आज मैं ब्रिटेन को आधुनिक नहीं मानता, आज मैं यूक्रेन को, रूस को आधुनिक नहीं मानता, क्योंकि वो युद्ध में संलिप्त लोग हैं, युद्ध में संलिप्त देश हैं। हाँ, अगर कोई आदिवासी है और अगर वो शांति के पक्ष में खड़ा है तो उतना ही वो सबसे ज्यादा आधुनिक व्यक्ति है मेरे लिए, सबसे ज्यादा प्रगतिशील व्यक्ति है मेरे लिए, जो समझता है कि मनुष्यता कहाँ निवास करती है। तो ये कुछ चीजें हैं जहां समझा जा सकता है। सर बहुत बढ़िया आपने कहा कि हम आधुनिकता को एक अलग तरीके से ले रहे हैं, जैसे कि आधुनिकता की परिभाषा है वो हम अपना नहीं रहे हैं, बल्कि हम अपनी जरूरत के हिसाब से आधुनिकता को अपना रहे हैं। सर आपके विचार से आधुनिकता की समझ के लिए परंपरा का ज्ञान होना कितना आवश्यक है? बिल्कुल आवश्यक है। और बिना परंपरा के समझे, बिना अपने इतिहास को जाने, बिना अपनी स्मृतियों से जुड़े हुए कि हम कैसे थे, कहाँ थे, हमारे विकास का क्रम क्या रहा, हमने किन चीजों से सीखना शुरू किया, हम कहाँ थे, हमारी यात्रा कहाँ रही, कैसे हम बेहतर हुए, कैसे हम अमीबा से इंसान बने और इंसान से बेहतर इंसान बने। तो अगर परंपरा से हम जुड़े हुए नहीं हैं, अपनी स्मृतियों, अपनी जड़ों से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, तो फिर बड़ी मुश्किल है। अगर कोविड काल में हम अपनी स्मृतियों से, अपनी परंपराओं से, अपनी जड़ों से जुड़े हुए नहीं होते, तो बहुत सारे लोग जो रास्ते में कहीं ना कहीं आते जाते हुए मर गए, वे उन्हीं जड़ों में लौटने की कोशिश कर रहे थे। उनको लगता था कि इस महामारी से, इस बीमारी से
हम अपने गांव लौट करके बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं, अपनी जड़ों में जाकर के बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। क्योंकि सबसे मजबूत पक्ष जो हमारा है, या जो हमारा सबसे मजबूत किला मैं कहूं, हालांकि किला युद्ध की भाषा है, लेकिन महामारी से हम लड़ ही रहे थे, तो उसके खिलाफ जो हमारा सबसे मजबूत किला था वो हमारे गांव थे। तो हमने वहां लौटने की कोशिश की, यानी हम अपनी परंपराओं में जुड़ना चाह रहे थे, हम अपनी जड़ों में जुड़ना चाह रहे थे, और वहां से इस महामारी के खिलाफ लड़ना चाह रहे थे। जबकि सुविधाएं हमको शहरों में बेहतर मिल सकती थी, चिकित्सकीय सुविधाएं मिल सकती थी, हॉस्पिटल्स मिल सकते थे, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम फिर अपने जड़ों में जाएंगे, हम अपनी परंपराओं से जुड़ेंगे, अपनी स्मृतियों से जुड़ेंगे और वहां से लड़ेंगे। तो बिना उसके कोई आप आधुनिक हो नहीं सकते। और अगर जैसे फिर मैं युद्ध के ही प्रतीक का इस्तेमाल करूंगा। जैसे कि किसी धनुष पे आपने तीर रख लिया है, तो जब तक आप तीर को पीछे नहीं खींचते हैं, धनुष की प्रत्यंचा पीछे नहीं खींचते हैं, तीर आगे नहीं जा सकती। तो परंपरा वही पीछे लौटना है, फिर वहां से आप आगे जाते हैं, फिर आधुनिक होते हैं। तो आधुनिक आपका मूल्य होता है, आधुनिक आपका बोध होता है, आधुनिक आपका समय होता है। वो कोई टाइम बॉन्ड नहीं है, या कोई परिवर्तन नहीं है कि अचानक से आप आधुनिक हो गए। ये लगातार एक प्रोसेस है, होते रहना पड़ता है। जी सर। सर आपने कई जगह घूमा है, कई जगह को देखा है, लोगों से मिले हैं सर आप। सर आपके अनुसार आधुनिकता के नाम पर लोग ऐसी कौन-कौन चीजें अपना रहे हैं जिनको उनको नहीं अपनाना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता भाई जी कि उन्हें नहीं अपनाना चाहिए, या मैं ऐसा कोई स्टेटमेंट या कोई फतवा तो नहीं दे सकता कि उन्हें नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि विभिन्न समयों में जब मैं कहता हूं कि एक ही समय में बहुत सारे समय रहते हैं, तो हम उन सारे समयों को जब रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, तो हम एक बेहतर सभ्यता का निर्माण कर रहे होते हैं। जैसे मैं कहूं, आज के कुछ मूल्य मानक हैं, जैसे कम कपड़े पहनना लगता है कि हम आधुनिक हो गए। भाषा हम थोड़ी गाली गलौज वाली भाषा इस्तेमाल करते हैं तो लगता है कि हम आधुनिक हैं। या कई कई बार लगता है कि जैसे सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, तो थोड़ा आधुनिक होते हैं। यानी आधुनिकता जो क्रिएटेड आधुनिकता है, हम आधुनिक अपने विचारों से होते हैं, और लेकिन बाजार ने क्या किया है कि एक क्रिएटेड आधुनिकता पैदा की है कि ऐसे ऐसे आप लगेंगे, ऐसे ऐसे आप दिखेंगे तो आप आधुनिक होंगे। आप साड़ी में रहेंगे तो आधुनिक नहीं होंगे, आप किसी और कपड़े में होंगे तो ज्यादा आधुनिक लगेंगे। दरअसल आधुनिकता हमारे मस्तिष्क में निवास करती है, हमारे व्यक्तित्व के भीतर निवास करती है, हमारे देखने दिखाने में आधुनिकता निवास नहीं करती है। लेकिन बाजार को चूंकि जो जो है ना कि दिखता है वो बिकता है, तो बाजार को दिखाना है कुछ ना कुछ, तो बाजार को भी लगता है कि हम आधुनिकता को ऐसे दिखाते हैं। जैसे फिल्में हैं बहुत सारी, जैसे बहुत सारे सीरियल्स हैं, वो एक डिस्टार्टेड आधुनिकता को प्रस्तुत करते हैं हमारे सामने, युवाओं के सामने। तो कई बार ये लगता है कि यही आधुनिकता है। दरअसल वो आधुनिकता नहीं होती है, वो क्रिएटेड आधुनिकता होती है, जो कहीं न कहीं से उसकी मार्केटिंग की जाती होती है। और आप एक बाजार के आइटम, एक बाजार के पुतले भर हो जाते हैं। तो हम जितने बाजार के पुतले होते जाते हैं, ब्रांडेड होते जाते हैं, टाई इस ब्रांड की, चश्मा इस ब्रांड का, मोबाइल इस ब्रांड का, पैंट इस ब्रांड का, शर्ट इस ब्रांड का, तो आप जब ब्रांडेड हो जाते हैं, तो आप ब्रांडेड होते हैं, दरअसल आप आधुनिक नहीं होते हैं। आप बाजार के द्वारा आधुनिकता आप में बसाई जाती है, और तब बाजार उसकी मार्केटिंग करता है। तो मुझे ऐसा लगता है। जी सर। सर आपने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया कि हम आज ब्रांड के पीछे भाग रहे हैं, जबकि आधुनिकता का मतलब कुछ और ही निकल रहा है। सर इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक और सवाल है कि भारतीय को हमेशा एक डर बना रहता है कि जो पश्चिम की सभ्यता है, हमारी सभ्यता को निगल रही है। सर इस बात में कितनी सच्चाई आपको लगती है? नहीं, अगर पश्चिम की सभ्यता निगल रही होती तो फिर हम आज तक पश्चिम के उपनिवेश बने रहते। और कोई सभ्यता, मैं कहूं कि पश्चिम की सभ्यता
हमसे जब हम कह रहे हैं कि पश्चिम की सभ्यता हमें निगल रही है, हमें खा जाएगी, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं हमारे मन में ये बात बनी हुई है कि पश्चिम की सभ्यता खराब सभ्यता है और पूरब की सभ्यता बहुत अच्छी सभ्यता है। तो हम जब सभ्यताओं के विकास क्रम को देखते हैं तो सारी सभ्यताएं, चाहे वो पश्चिम की सभ्यता हो या पूरब की सभ्यता हो, भारत की सभ्यता हो, ब्रिटेन की सभ्यता हो, अमेरिका की सभ्यता हो, चीन की सभ्यता रही हो, इन सारी सभ्यताओं ने अपने विकास क्रम को उन्हीं चरणों से हासिल किया है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई सभ्यता स्टोन एज से निकल करके एक ही बार मोबाइल एज में आ गई, ऐसा तो है नहीं। कोई सभ्यता, जैसे सिंधु सभ्यता हमारे यहाँ सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, तो सिंधु सभ्यता एक ताम्र पाषाणिक सभ्यता है। तो हम वहां से निकल करके अचानक 20वीं शताब्दी में तो नहीं आ गए, हमने वो समय तय किया, वो पीरियड तय किया, और सारे देशों की सारी सभ्यताओं ने इसी तरीके से समय बिताते हुए अपने विकास क्रम को हासिल किया है। ये ठीक है कि कहीं पुनर्जागरण पहले आया, कहीं पुनर्जागरण बाद में आया, कहीं तकनीकी विकास पहले हुआ, कहीं तकनीकी विकास बाद में हुआ। जैसा कि मैं आपको शुरू से कह रहा हूं कि एक ही समय में कई समय रहते हैं, और ये सबसे बड़ी खूबी है कि नई तकनीक और पुरानी तकनीक एक साथ नहीं रह सकती, लेकिन नई परंपरा और पुरानी परंपरा एक साथ रह सकती है। नया समय और पुराना समय एक साथ रह सकता है। मैंने पहले भी कहा कि तकनीक हमेशा रिप्लेस कर देती है। नई तकनीक जब आती है तो पुरानी तकनीक को हटा देती है, लेकिन जब परंपरा होती है वो अपने को बेहतर कर लेती है, तो पुरानी परंपरा भी शामिल रहती है और नई परंपरा भी शामिल हो जाती है। मैं थोड़ा एक और उदाहरण से इसे समझने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं इलाहाबाद में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, और वहाँ जलेबी हम लोग खूब खाते थे। सुबह सुबह दही जलेबी वहाँ का बड़ा मशहूर नाश्ता है। इलाहाबाद में बहुत से आपके मित्र होंगे, वो जानते होंगे। तो कभी लला जी चुंगी जी पे चले गए, या कभी नेतराम जी की दुकान पे चले गए, या कटरा में कहीं भी, मतलब पूरे जी शहर भर में जलेबी और दही की दुकान लगी रहती थी सुबह सुबह। तो वो जो जलेबी वहां सुबह सुबह किसी कढ़ाई में हलवाई वहां बैठ के छान रहा होता था, बना रहा होता था, उसी तेल में जलेबी तो निकाल दी गई, उसके बाद कचौड़ियां तली जाने लगी, उसके बाद समोसे तले जाने लगे, उसके बाद कुछ और तला गया, उसके बाद कुछ और तला गया, उसके बाद लड्डू तला गया, बूंदिया तली गई उसमें। तो सबसे पहली बार जब उसमें जलेबी सुबह सुबह तली गई थी और शाम तक समोसे तक आते आते उस तेल में जो तलछट बचा और जो उसका स्वाद बचा, तो वो जो उसमें जलेबी का स्वाद था वो आपके समोसे के स्वाद तक भी चला आया। तो हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति ऐसे ही चली आती है, बनी रहती है, उसका कुछ न कुछ अंश बना रहता है, लेकिन तकनीक उसको हटा देगी, ऐसे परंपरा को अपने को बेहतर करने को नहीं छोड़ती है। तो ये एक मोटा मोटी उसका अंतर है। लेकिन जब भी हम ये आशंका, ये डर व्यक्त करते हैं कि हमें कोई खा जाएगा, निगल जाएगा, इसका यह मतलब है कि या तो हमें अपनी सभ्यता पे यकीन नहीं है, हमें अपनी आधुनिकता, हमें अपने बोध पर यकीन नहीं है, और हम ये हमेशा मान रहे हैं कि हमारा अतीत बहुत गौरवशाली था। यह इतिहास बोध नहीं है, यह अतीत जीविता है, और अतीत जीविता बहुत दिन आपको गर्व करना तो सिखा सकती है, लेकिन आपको बेहतर होना नहीं सिखा सकती। अतीत जीविता आपको परंपरा में ले जाके दफन तो कर सकती है, लेकिन परंपरा से प्रगतिशील मूल्यों को बाहर निकाल करके एक वैज्ञानिक बोध के साथ लेके चलना नहीं सिखा सकती। तो ये अंतर है और ये हमको करना पड़ेगा। जी सर, बिल्कुल बहुत बड़ी बात कही आपने कि हमें इसको समझना चाहिए। सर, आधुनिकता की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हम काफ़ी आज के समय में दिखावा करते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं। सर, क्या आपको लगता है कि आधुनिकता हमें कहीं न कहीं अंदर से खोखला कर रही है? हम जो रियलिटी में है, असलियत में है, वो नहीं दिखाते, बल्कि हमको जो समाज को अच्छा लगता है या लोगों को अच्छा लगता है, हम वो दिखाना चाहते हैं। इस दिखावे से हमें सर कैसे बचना चाहिए? क्योंकि आज की युवा पीढ़ी दिखावे पे बहुत जी रही है, तो हमें इस दिखावे से कैसे बच सकते हैं हम?
नहीं, कभी कभी कुछ दिखा भी लेना चाहिए, वो भी बहुत बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं इसे आधुनिकता नहीं मानता, मैं इसे विचलन मानता हूँ। ये अपनी परंपराओं से भी विचलन है और आधुनिकता से भी विचलन है। आधुनिकता दरअसल वह है ना, आप जब किसी गरीब के पक्ष में खड़े होते हैं, आप जब किसी शोषित के पक्ष में खड़े होते हैं, आप जब किसी पीड़ित के पक्ष में खड़े होते हैं, आप जब किसी वर्चस्व के खिलाफ खड़े होते हैं, सत्ता के खिलाफ खड़े होते हैं, आप साम्राज्यवादी शोषण के खिलाफ खड़े होते हैं, आप पराधीनता के खिलाफ खड़े होते हैं, तब आप आधुनिक होते हैं। आप आधुनिक किसी दिखावे में नहीं होते। आधुनिक आपके स्वभाव का हिस्सा है, आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है आधुनिक होना। कोई समय आधुनिक नहीं होता, हर समय में आधुनिकता रही है। जब बुद्ध आए थे तो काफी आधुनिक विचारों के साथ थे, और बुद्ध का विचार आज भी बहुत आधुनिक विचार है। तो वो जो दिखावे वाली संस्कृति है वो उस समय भी रही होगी, थी बल्कि मैं कहूं, और आज भी है, लेकिन ये आधुनिकता नहीं है। आधुनिकता आपके भीतर घटित होने वाली प्रक्रिया है, कोई बाहर से पहन ली गई चीज नहीं है कि एक आधुनिकता की कोट है मैं पहन लूं, ये शर्ट मेरी आधुनिक है मैं पहन लूं तो मैं आधुनिक हो जाऊंगा, ऐसा भी नहीं है। जैसे एक 1920 में कोई फिल्म आई थी, जब मुझे फिल्म का नाम तो याद नहीं आ रहा अभी, मैं उसे देख रहा था कि कोई लड़की है, वो अपने कपड़ों को घोड़े पर रख करके बाहर, कोई हॉर्स है वहां, घोड़ा खड़ा है, उस पे वो नहा रही है, और जैसे ही वो नहाने जाती है घोड़ा वहां से कहीं दूर जाने लगता है, तो वो नंगे उसके पीछे दौड़ जाती है, क्योंकि उसे तो अपने कपड़े चाहिए। तो अब फिल्मों में इसे एक आधुनिकता के तौर पे लिया गया और कई बार उस नंगेपन को दिखाया जाने लगा। तो जो चीज हमारे सभ्यता के विकास क्रम में एक स्वाभाविक परिघटना के तौर पर घटित हुई थी, उसे भी हमने मार्केटिंग करना चालू किया, और हम कहीं ना कहीं उन चीजों से दूर होते गए जो हमारी सबसे अच्छी चीजें थी। तो दिखावा तो मतलब उसको मैं अच्छा बुरा भी नहीं कर सकता, वो एक दौर है। सब लोग कभी लगता है कि शोई नेचर होता है कि दिखा देना है, लेकिन या मैं खुद अपनी ही बात कहूं, तो जब मैं थोड़ा यंगर एज में था तो मुझे लगता था कि कपड़े ऐसे पहनने चाहिए, और एक दिन में 2-4-5 कपड़े पहन लेना अच्छी बात होती है। आप जब बाहर निकले तो नए कपड़े के साथ निकलें, जूते इतने होने चाहिए, कपड़े इतने होने चाहिए, शर्ट इतने होने चाहिए, शर्ट के पास मैचिंग पेन होना चाहिए, चश्मा ऐसा होना। तो ये बहुत थोड़े समय के लिए आपको अपने गिरफ्त में तो लेता है, लेकिन अगर बहुत देर तक आप इसकी गिरफ्त में हैं, इसका मतलब कि आप बेहतर नहीं हो रहे हैं, आप आधुनिक नहीं हो रहे हैं, तो आप दिखावे में फंसे हुए हैं, आप विचलनों में फंसे हुए हैं। तो जब आपकी जरूरतें बेहतर होने लगती हैं, जब आपकी आवश्यकताएं बेहतर होने लगती हैं, बढ़ने नहीं लगती हैं, आवश्यकताएं बेहतर होने का मतलब कि आपकी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। जब आप कपड़े से अधिक किताबों में खर्च करने लगते हैं तो इसका मतलब ये कि अब आप आधुनिक होने की प्रक्रिया में हैं, अब आप बेहतर होने की प्रक्रिया में हैं, आपके भीतर वो वैचारिकी जो आधुनिक होने के लिए जरूरी है वो आने लगी है। तो इस तरह से होता है। जी अभय जी, बहुत बड़ी बात की सर आपने कि जो हम बात सही तरीके से कह पा रहा हूँ, आपको नहीं कुछ और बिल्कुल लगता सर, है? आप बिल्कुल सही संदेश दे रहे हैं सर हमारी युवा पीढ़ी को, क्योंकि आज के समय में हम जो कर रहे हैं और जो करना चाहिए इसमें काफी फर्क है सर। सर हमारे दर्शक भी हम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम अपने दर्शकों से कहेंगे अगर आपको कोई सवाल करने हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, सर उसका रिप्लाई करेंगे। तब तक सर मैं अपने अगले सवाल की ओर चलता हूँ। सर जब परंपराओं की हम बात कर ही रहे हैं तो अभी देखा गया कोरोना काल में कि कोरोना काल में सब कुछ बैन था, शादियां वगैरह जो हुई हैं काफी कम लोगों के साथ हुई हैं, कम लोगों की उपस्थिति में हुई हैं। सर आपको क्या नहीं लगता कि जो परंपराएं चली आ रही थी कि जिसमें शादियों में कई लोगों को बुलाया जाता था, बारात आती थी या दहेज प्रथा थी, इन सब चीजों को कोरोना काल में कोरोना ने खत्म कर दिया है। और अगर हम
चाहे हमारी इच्छा शक्ति हो तो हम कम साधन में भी शादियां कर सकते हैं, और जो लड़की के पक्ष साइड जो बोझ होता है उसे हम कम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, और ये वही असल में ये दिखावे वाली ही बात है ना, जी। क्योंकि ये जो बाजार बाजार की जो अर्थव्यवस्था है, इसने हमें इस तरीके से अपने चंगुल में लिया है कि लगता है कि जब तक हम खर्च नहीं कर रहे हैं तो हम ताकतवर नहीं महसूस करते। जब तक हम पैसा 2-4-5 हजार खर्च न कर दें, हमें ताकत महसूस नहीं होती। तो यही दरअसल विचलन है, कि हम पैसा खर्च करने के बाद ताकत महसूस करते हैं। और ये इसलिए है कि पैसा ही आज ताकत है। जिसके हाथ में पैसा है वही ताकतवर आदमी है। जिसके पासबुक में पैसा नहीं है, जिसकी जेब फटी हुई है, जो कुछ खरीद नहीं सकता, वो अपराधी है आज के समय में। क्योंकि ये बाजार की अर्थव्यवस्था है, और बाजार की अर्थव्यवस्था में अगर आप खरीद नहीं रहे हैं, आप बेच नहीं रहे हैं, कोई 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 खरीद नहीं रहे हैं, तो आप जीवित क्यों हैं? बार बार आपको ये एहसास कराया जाता है कि आप तो कुछ खरीद ही नहीं सकते, तो क्यों जीवित हो, मर जाओ। तो ये जो पैसे का वर्चस्व है, ये जो पैसे की ताकत है, इसने हम लोगों को इस तरीके से अपनी गिरफ्त में लिया है कि जो आधुनिकता तर्क पर आधारित है, उस आधुनिकता को अंधभक्ति पर आधारित बना दिया गया। यानी अगर आप तार्किक नहीं है तो आधुनिक कैसे हो सकते हैं? अगर आप बिल्कुल। तार्किक नहीं है तो अपने को बेहतर नहीं कर सकते, और बेहतर नहीं कर सकते तो फिर आधुनिक नहीं हो सकते। मैं बार बार इस चीज को फोकस करना चाह रहा हूं कि आधुनिकता हमेशा आपके भीतर स्वायत्त कोई चीज है जो आपको बेहतर करती रहती है। आप चाहे परंपरा से बेहतर हो, आप अपने समय के समाज से बेहतर हो, आप आने वाली पीढ़ियों को देख के बेहतर हो। कई बार हम हमारे युवा जो मित्र हैं, साथी हैं, आप लोग हैं, आप लोगों से बातचीत करके मैं बेहतर महसूस करता हूँ। कई सारे गुण जो मैं मिस कर रहा होता हूँ वो आप लोग हमें दे देते हो। तो अगर अगर ये संवाद नहीं है तो फिर आप बेहतर नहीं हो रहे हैं। तो ये जो दिखावा है और जो खर्च करने की मानसिकता है, फिर वही ये एक तरीके की ग्रंथि भी है, एक तरीके का मनोरोग भी है कि आप जब तक पैसे ना खर्च करें आपको लगता नहीं है कि मैं ताकतवर हूं। तो ये बाजार ने आपको बैठा दिया है कि इतना खर्च होना चाहिए, इतने के सूट आना चाहिए, इतने का पंडाल लगना चाहिए, इतने का प्लेट भोजन होना चाहिए। मतलब कैसा भोजन है? अभी मैं कई जगहों पे घूमता हूँ, जाता हूँ, कलकत्ता, बाड़मेर या कहीं भी, जहाँ भी मैं जाता हूँ, तो हम लोग जब खाते हैं बाहर कहीं, जैसे मैं होटल में रुका हुआ, होटल में रुका हूँ तो स्वाभाविक है वहाँ खाना थोड़ा महंगा होता है। लेकिन अगर बाहर हम लोग खाते हैं तो आराम से 100, 150, 90 रुपए, 50 रुपए में भी कई बार आपको अच्छा खाना मिल जाता है। लेकिन कौन सा ऐसा खाना है जो 3,000 रुपए थाली मिलता है, और क्यों मिलता है? मुझे तो हैरत इसी बात पे है कि 1,200 रुपए प्लेट क्यों खाना मिलता है, लेकिन मिलता है। और लोग बड़े गर्व से बताते हैं कि फलाना जगह हम लोग गए थे तो वहां 1,500 रुपए की थाली थी, 3,000 की थाली थी। तो पता नहीं कुछ सही भी होता होगा, कुछ झूठ भी लोग बोलते होंगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जी जी। खर्च करने की जो मानसिकता है वो तो है लोगों में। इतना पैसा मार्केट में है, वो कहाँ है? ये जो खाई बढ़ती जा रही है अमीरी और गरीबी के बीच में, कि कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हुए और बाकी लोग बहुत ज्यादा गरीब हुए, तो बाकी लोग और सभी लोगों में जो दुनिया बटी हुई है, ये कहीं से हम आधुनिक नहीं हो रहे हैं। मैं नहीं कह सकता कि जहां इतना शोषण है, जहां इतनी गरीबी है, जहां इतना भयंकर रक्तपात है, जहां बलात्कार है, लूट है, हत्या है, असंवेदना है, वहां आधुनिकता तो नहीं है, चाहे और जो हो। ये सीधे सीधे बर्बरता है। जी। बिल्कुल सर, बहुत सही बात की सर आपने। हम आधुनिकता के नाम पे बहुत कुछ कर रहे हैं जो कि अनैतिक है। सर हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, श्वेता मैम, श्वेता शाह जी हैं। अच्छा उनका प्रश्न है कि सर रूस यूक्रेन पर भी कुछ चर्चा करिए। जी, मैं तभी से उसी संदर्भ को ले रहा हूं कि युद्ध कहीं भी हो, सबसे ये अपराध है। मैं नहीं कह रहा कि युद्ध हो रहा है,
मैं कह रहा हूं कि इस समय का सबसे बड़ा अपराध हो रहा है जो यूक्रेन की धरती पे हो रहा है और रूस कर रहा है। इसमें कहीं से कोई कोई और जरूरत नहीं है कि रूस कैसा देश है और यूक्रेन कैसा देश है। इस पे अभी कोई बहस, कोई बात नहीं। सीधे सीधे जो हमलावर है वो अपराध कर रहा है और यूक्रेन की धरती पे अपराध हो रहा है, और ये इस समय हमारी सभ्यता, हमारे समय का सबसे बड़ा अपराध है जो किया जा रहा है। जब इराक पे हुआ था अमेरिका के द्वारा, वो भी अपराध था। जो सीरिया में हुआ, चेचन्या में हुआ, वो भी अपराध था। जो फिलिस्तीन में हुआ, वो भी अपराध था। तो युद्ध हमेशा अपराध है, और युद्ध सबसे बड़ी समस्या है। युद्ध किसी चीज का हल नहीं है। और जो रूस को लग रहा है या तमाम देशों को लग रहा है कि युद्ध से हम कोई हल निकाल लेंगे, तो युद्ध अपने आप में सबसे बड़ी समस्या है, और हम समस्या को ही हल मान के चल रहे हैं। इससे बड़ा अपराध कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो मेरी तो टिप्पणी यही है उस पर। जी जी। सर, आपको नहीं लगता कि जैसे इस समय माहौल चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, हम एक बार पुनः वापस उसी समय में जा रहे हैं जब राजा महाराजा हुआ करते थे, शासन के लिए, सत्ता के लिए और राज सिंहासन के लिए लड़ाइयाँ होती थी। एकदम। और मैंने शुरू में ही कहा कि जब जी। ये तो हम उसी दौर में पहुंच गए जब हम सब हथियारों से तय करते थे। तो हमने बातचीत से तय करके, हमने लोकतंत्र के आधार पे असहमतियों का सम्मान करते हुए जो चीजें तय करने की कोशिश की, गुटनिरपेक्षता की नीति चली, ये यूएन बना। तो ये तो इसीलिए था ना कि एक राष्ट्र दूसरे संप्रभु राष्ट्र की रक्षा करे, उसकी संप्रभुता का सम्मान करे, और सब लोग एक दूसरे से अच्छे तरीके से रहें। और ये जो भूमंडलीकरण नामक एक भ्रम पैदा किया गया, ये दरअसल मैं बार बार कहता हूं कि ये भूमंडीकरण है। ये पूरी दुनिया को एक बाजार में तब्दील किया गया, और जब तक ये युद्ध नहीं होंगे तो जो शस्त्र के कारोबार पे दुनिया टिकी हुई है, वो कैसे शस्त्र का कारोबार चलेगा? आप सोचिए जरा। पूरी दुनिया के ड्राइविंग फोर्स में शस्त्र के कारोबारी बैठे हुए हैं। तो अगर युद्ध नहीं होंगे तो हथियार बिकेंगे कैसे? तो युद्ध तो होना ही है। ये किए जाएंगे, ये कराए जाएंगे। ऐसी स्थितियां पैदा की जाएंगी कि युद्ध हो तो कोई हथियार बेचेगा। अब देखिए यूक्रेन की ओर से कितने खैरख्वाह पैदा हो गए। सब लोग हथियार दे रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि युद्ध बंद हो, कोई इसके लिए गंभीर प्रयास नहीं हो रहे कि युद्ध बंद हो। मैं इस बात पे हैरान हूं कि जब हमारे मित्र अभी चर्चा कर रहे हैं तो वो ये चर्चा कर रहे हैं कि यूक्रेन की ओर से कोई लड़ने क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, यूक्रेन की ओर से लड़ने लोगों को आ जाए और खूब खूब विशुद्ध हो जाए, तो क्या ये हल हो जाएगा? जो जो हम सोच रहे हैं, और जो टीवी मीडिया सब जगह ये माहौल बनाया गया कि यूक्रेन की ओर से कोई लड़ने क्यों नहीं आ रहा, अमेरिका क्यों नहीं आ रहा, नाटो के देश क्यों नहीं आ रहे, तो ये जो हैरत पैदा किया जा रहा है, तो ये क्यों नहीं कहा जा रहा कि रूस को कोई मनाने क्यों नहीं जा रहा, रूस को कोई क्यों नहीं रोकता, उसी को मना किया जाए, उसी को रोका जाए, बनिस्बत इसके कि कोई लड़ने के लिए तैयार हो, जो युद्ध कर रहा है वो तो रुके ना। तो अगर हम आधुनिक होते तो हम युद्ध के को ऐसे देखने का प्रयास करते, लेकिन हमें तो युद्धखोर जनता बना दिया गया। हम हमेशा एक काल्पनिक युद्ध में जीते रहते हैं। भारत के लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा किया जाता है, चीन के खिलाफ खड़ा किया जाता है, चीन के लोगों को हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा किया जाएगा, पाकिस्तान के लोगों को हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा किया जाएगा। यानी हमेशा युद्धखोर जनता। मैं तो कहता हूं कि हमको तो मतलब हमको, मैं कह रहा हूं कि तो जनता को इन सरकारों ने युद्धखोर जनता बना दिया है। आप टीवी पर देखिए, जो क्रिकेट मैच सबसे अधिक देखा जाता है, ये युद्धों के दौर में क्रिकेट मैच की टीआरपी घट गई है। सबसे अधिक वही चैनल देखा जा रहा है जो लगातार मिसाइलों को दिखा रहा है, जो लगातार बम बरसाते युद्धक विमानों को दिखा रहा है, वो जो रोते बिलखते लोगों को दिखा रहा है, उसकी टीआरपी कम है। लेकिन जो लगातार बम बरसा रहा है उसकी टीआरपी अधिक है। तो ये युद्ध को बेचा जा रहा है। तो सोचिए ना, हम कैसे लोग हैं, और हम कैसे कह सकते हैं कि हम आधुनिक हैं और एक बेहतर समय में आधुनिक समाज में जी रहे हैं। तो मैंने पहले ही कहा कि आधुनिकता का कोई प्रतिपक्ष परंपरा नहीं है, आधुनिकता का प्रतिपक्ष बर्बरता है।
जी जी भाई, शायद जब आप कुछ लंबा हो गया या मैं कुछ अधिक नहीं नहीं बोल सर, रहा हूँ। सर बहुत विस्तार से आपने जवाब दिया, जिससे हमारे दर्शकों को भी समझ में आया होगा कि आखिरकार ये विश्व में चल क्या रहा है, क्यों ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। सर मेरा आधुनिकता से एक और सवाल है कि क्या आधुनिकताएं हमारी आवश्यकताओं को बढ़ा रही हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे लालच का हमारी आवश्यकताओं को कोई अंत नहीं हो रहा है। हमने आज कोई चीज खरीदी, कल पड़ोसी को हमने देखा तो लगता है कि अच्छा यार ये भी हमारे पास आ जाए। ऐसा करते करते हम अपने लालच को बढ़ा रहे हैं। तो क्या इस पर लगाम लगानी चाहिए, हमें संतोष रखना चाहिए, या विकास के लिए हमें आधुनिक जीवन को अपनाना चाहिए? नहीं, ये कोई मतलब मैं इसे विकास तो एकदम नहीं मानता कि ये कोई विकास है कि हम जितना ज्यादा उपभोग करें वो विकास होता है। अगर अगर उपभोग ही विकास है तो फिर ये गलत अवधारणा है विकास की। इस पे थोड़ा हम लोगों को अलग से भी सोचने बात करने की जरूरत है कि हम क्यों ऐसा करने लगे, क्यों ऐसा सोचने लगे। दरअसल जी दरअसल जब भी हम इस तरह के उपभोग में जाने लगते हैं तो अपने समय के कुछ जरूरी चीजों को खारिज कर रहे होते हैं। और एक राजेश जोशी की कविता है कि गैर जरूरी चीजों से घर इतना भर गया, गैर जरूरी सामानों से घर इतना भर गया कि जरूरी चीजों के लिए घर में जगह ही नहीं बची। तो हम जब देखा देखी होड़ में एक दूसरे को देख के जब अपनी आवश्यकताएं तय करते हैं तो वो कृत्रिम आवश्यकताएं होती हैं। जैसे मैंने कई बार कहा है कि ये बाजार क्या कर रहा है, तो ये हमारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहा है, हमारी जरूरतों को, आवश्यकताओं को क्रिएट कर रहा है। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों से या किसी और से भी बात हुई होगी तो मैं कह रहा हूँ, या मैं अभी उसको फिर से एक बार बताऊं। जैसे मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, मेरी दाढ़ी सफेद हो रही है, तो मुझे इसकी पता नहीं बहुत चिंता होती है या नहीं होती है, लेकिन विज्ञापन जो आते हैं वो बताते हैं कि आपके बाल सफेद हो रहे हैं, आप इसको काला करिए, इसको कलर करिए, इसको रंगिए, ऐसे करिए, वैसे करिए, आप 1 मिनट में काला हो जाएगा और इतने दिन तक काला रहेगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो मुझे बता रहा है कि बढ़ती उम्र के साथ बाल सफेद होना ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन अस्वाभाविक चीज एक करने के लिए हमें तैयार किया जा रहा है मानसिक रूप से, क्योंकि उसे हमें पे करना है, हमें पैसा खर्च करना है। तो ये जो इस तरह की मानसिकता है ये हमेशा बाजार प्रेरित मानसिकता होती है, और इसका कहीं कोई अंत नहीं है। लाभ का कोई भी अंत नहीं है, लालच का भी अंत नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने को, मैंने पहले भी कहा कि हमें नहीं कहने की आदत तो डालनी ही होगी ना, कहीं ना कहीं तो रुकना है, वरना अंतहीन है। इस उपभोग का क्या है मतलब। कई तरह के अखबारों में आप खबरें देखते होंगे कि फला की पत्नी है, वो 10 लाख की चाय पीती हैं, फला के लोग हैं वो इतने की चाय पीती हैं। और मैं जब देखता हूं कि हम लोगों को 5 रुपए की चाय भी महंगी लगती है, कि भाई क्यों क्यों 5 रुपए की चाय मिलती है, हम लोग कभी 1 रुपए में चाय पीते हैं। ठीक है, महंगाई बढ़ती है, लेकिन 5 रुपए की चाय तो फिर भी अफोर्डेबल है। 10 रुपए की चाय भी आप पी सकते हैं, 20 रुपए तक की भी चाय ठीक है पिया जा सकता है। लेकिन 150 रुपए की चाय मिलने लगे, 300 रुपए की चाय मिलने लगे, तो फिर तो जो इसे अफोर्ड ही नहीं सकते कर सकते, तो हम उनके प्रति अन्याय कर रहे हैं। तो कम से कम इन चीजों से बचने की जरूरत है। बिल्कुल, मैं इससे कतई अच्छा नहीं मानता। जी सर, आत्मनिर्भरता को आप परंपरा से किस तरह जोड़ते हैं? क्योंकि पहले देखा जाता था, अगर हमारे गांव घर में कोई कार्यक्रम होता था तो हम किसी के यहाँ से कुर्सियां लाते थे, किसी के यहाँ से गद्दे लाते थे, या कुछ और सामान लाते थे, बर्तन। आज के समय में हम इतना आत्मनिर्भर हो रहे हैं कि सब कुछ हमें मोबाइल में ही मिल रहा है। मोबाइल में हमें अपना भोजन मिल सकता है, अपना हलवाई मिल सकता है, हर एक चीज मोबाइल में मिल जाती है। तो परंपरा को आत्मनिर्भरता ने आज के समय में कहाँ तक चोट पहुंचाई है? देखिए, फिर मैं उसी चीज को कहूं, ये हम आत्मनिर्भर नहीं हो रहे हैं, हम बाजार निर्भर हो रहे हैं। पहले जो एक सामूहिकता का बोध होता था, जो एक सामूहिकता की भावना होती थी, सामाजिकता होती थी, कि गांव में अगर किसी की बेटी, किसी की बहन की शादी है तो पूरा गांव लगता था उसके लिए, और वो लेन देन होता रहता था।
लेकिन आज जब समय ये बदला है और सारी चीजें आपके मोबाइल के एक क्लिक पे हाजिर है, ऑनलाइन मार्केटिंग हो गई, आपके घर सामान पहुंच जाता है, आपको कहीं नहीं जाने की जरूरत है। तो इस तरीके से ये हम आत्मनिर्भर न होकर के हम बाजार निर्भर होते गए और हम एक दूसरे से संवाद कम होता गया हमारा। हम एक दूसरे से चीज मांगने की अपेक्षा खरीदना पसंद करने लगे। और घर में भी आप देखिए कि जो पति पत्नी है उनके बीच का भी जो जीवन है, कई बार वो एक प्रतिद्वंदी का जीवन होता है, वो सहजीवन न होकर के एक बिजनेस पार्टनर्स के जीवन जैसा होता है। और बाजार ने तो बताया ही है हमें कि घर में एक टीवी जरूरी नहीं है। पहले कई घरों को मिला के एक टीवी, एक मोहल्ले में एक टीवी कभी हुआ करता था, एक गांव में एक टीवी होता था। तो खैर वो उस तरह का अविकास भी नहीं चाहिए, लेकिन इतना विकास हो कि हम अपनी जरूरतें अपने तय करें, लेकिन मनुष्य बने रहें और दूसरे के साथ भी हमारा रिश्ता बना रहे कि हम मनुष्य के रूप में कंटिन्यू। जी, मेरी आवाज जा रही है अभय जी? अभय जी कि हम जीवन आपकी आवाज नहीं आ रही है अभय जी, कोई नेटवर्किंग इशू है लगता है आपकी ओर से। अभय जी आप स्क्रीन पर हैं नहीं अभी, तो मुझे लगता है कोई नेटवर्किंग की प्रॉब्लम आपकी ओर से है शायद। जी आप देख पा रहे हैं? अभय जी कनेक्शन कट गया था लगता है ना बीच से नेटवर्क। अभी अभी आवाज आपकी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी तो बताइए, और कुछ बात करनी है तो हम लोग कर सकते हैं। जी हाँ सर, हम परंपरा की बात कर रहे थे, आत्मनिर्भरता की बात कर रहे थे। सर हमारी युवा पीढ़ी है, हम युवाओं पे ज्यादा आज फोकस करेंगे क्योंकि आज के समय में युवा ही हमारे देश के भविष्य है। तो युवा पीढ़ी को सर आप क्या संदेश देंगे कि हम अपने परंपराओं और अपनी आधुनिकता के बीच सामंजस्य कैसे बैठाएं? क्योंकि हम प्राय देखते हैं कि लोग काम तो करते हैं परंपरा के नाम पर, लेकिन जो चीजें चाहिए हमें असल में समाज को सुधारने के लिए वो हम काम नहीं कर पाते हैं। तो देखिए दरअसल ये जो युवा पीढ़ी हम लोग कह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि युवा पीढ़ी के साथ ही ये समस्या है। हर पीढ़ी जो नई पीढ़ी होती है, जो युवा पीढ़ी होती है, उसके सपने अलग होते हैं, उसकी आकांक्षाएं अलग होती हैं, क्योंकि उसकी ऊर्जा भी अलग लेवल पे होती है। तो हम सपने कैसे देखते हैं अपने समय में, हमारे सपने बदल गए, ये एक त्रासदीपूर्ण समय है। हमारे सपनों में बिना कुछ किए अमीर होना आ गया, हमारे सपनों में बिना पढ़े लिखे विद्वान होना आ गया, हमारे सपनों में बेवकूफ बनकर भी सबसे बड़े पद पर पहुंचना आ गया, हमारे सपनों में अपराधी होकर भी सत्ता के सर्वोच्च शिखर पद पे पहुंचना आ गया, हमारे सपनों में ये शामिल हो गया कि हम चाहे कितने भ्रष्ट हों, चाहे कितने मूर्ख हों, चाहे सबसे बड़े अपराधी हों, हम दुनिया को नियंत्रण में ले सकते हैं। ये जो सपने हम देखने लगे,
ये हमारे समय का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम बिना पढ़े लिखे विद्वान कहे जाने लगे। हम किसी पद पे पहुंच गए तो विद्वान हो गए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सामान्य आदमी किसी पद पर नहीं है, फिर भी बहुत सूझबूझ का और बहुत विद्वान आदमी है। लेकिन बहुत अच्छे बड़े पदों पर पहुंचे हुए लोग भी निहायत ही गैर जिम्मेदाराना और निहायत ही बेवकूफी वाली बातें करते हैं। तो जब जब आज की युवा पीढ़ी देख रही है कि फला ने तो कुछ भी नहीं किया, फला तो अपराधी रहा है और आज सत्ता के शिखर पर बैठा है, फला तो बेवकूफ है और आज सत्ता के शिखर पर बैठा है, फला तो कुछ नहीं जानता और आज सत्ता के शिखर पर बैठा है, तो वो भी उसी तरीके के सपने देखने लगता है। तो इससे हमको बचना चाहिए। शॉर्टकट कुछ नहीं होता। आप जोड़ तोड़ करके कभी किसी को बहला फुसला के आप किसी को धोखा दे करके कुछ हासिल तो कर सकते हैं, लेकिन वो हमारी आधुनिकता नहीं है, हमारी परंपरा में ये शामिल नहीं है। हमको कोई धोखा दे दे ये हमें मंजूर है, लेकिन मैं किसी को धोखा दूं ये मंजूर नहीं है। मैं ठगा जाना बेहतर समझता हूं बल्कि किसी को ठग लेना। और विश्वास सिंह बोसका की एक बहुत अच्छी कविता है कि मुझे संतोष इस बात का है कि मैंने भेड़िया बनकर किसी की भेड़ों पे कब्जा नहीं किया। तो अगर ये भी राहत आपके बीच है तो ये एक बड़ी राहत है कि आप ठगते नहीं है किसी को, आप धोखा नहीं देते। ठीक है, आपको धोखा किसी ने दे दिया तो ये अलग मुद्दा है, आपने तो धोखा नहीं दिया ना। तो ये अगर आत्मविश्वास, ये अगर पूंजी युवा पीढ़ी के पास है, और मुझे लगता है कि है, मैं इस थ्योरी में ही यकीन नहीं करता कि आज की युवा पीढ़ी खराब पीढ़ी है। वो बहुत अच्छी पीढ़ी है, समझदार पीढ़ी है, और हम लोगों को जितने अवसर नहीं मिलते थे उससे अधिक अवसर मिल रहे हैं, और जितने कम अवसर मिल रहे हैं उसमें भी ये पीढ़ी ज्यादा अच्छा कर रही है। हम लोगों को शायद बहुत अधिक अवसर मिले तब भी हम लोग बहुत अच्छा नहीं कर पाए। लेकिन आज की युवा पीढ़ी, ठीक है, ये कुछ विचलन होते हैं, लेकिन उन विचलनों के आधार पे हम युवा पीढ़ी को जज नहीं कर सकते। हम युवा पीढ़ी को या किसी भी पीढ़ी को, युवा कविता को, आज की कविता को, आज के साहित्य को, आज के उपन्यास को, आज के विचार को कुछ विचलनों के आधार पे, कुछ अपवादों के आधार पे जज नहीं करें। उसका जो सर्वोत्तम है हम उसके आधार पे अपनी राय बनाएं कि आज की युवा पीढ़ी कैसी है। तो आज की युवा पीढ़ी बहुत विचारवान पीढ़ी है, आज की युवा पीढ़ी बहुत सक्रिय युवा पीढ़ी है, और उससे बड़ी उम्मीदें हैं। उसमें ठीक है, कुछ लोग तो हमेशा होता है कि वे अपने समय की कुछ मूल्य मान्यताओं के हिसाब से बहुत अनुकूल नहीं होते हैं, लेकिन ये कोई गलत बात भी नहीं है। आप देखेंगे कि कई बार लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं करेगा, सफल होना ही सबसे बड़ा मूल्य हो गया। आप जीवन में जब तक सफल नहीं है, जब तक पैसा नहीं कमा रहे हैं, तब तक आपके जीवन का कोई मूल्य ही नहीं है। यानी आपके जीवन में सार्थकता को हटा दिया गया। सार्थक होना अब कोई मूल्य नहीं है, आज सफल होना मूल्य है, और सफल होना किसी भी कीमत पर सफल होना मूल्य है। तो ये जो मूल्य है, हम ये मूल्य ना अपनाएं कि किसी भी कीमत पर सफल होना है। हमें सार्थक भी होना है और सफल भी होना है, यानी सार्थकता को और सफलता को एक साथ साधना है। तो मुझे लगता है कि ये आज की युवा पीढ़ी का एक अच्छा आधार हो सकता है। सर बहुत बढ़िया बात कही आपने। सर आपके अनुसार कि आज के समय में हमने ऐसी कौन कौन सी चीजें अपना ली है जिनको अगर हम ना भी अपनाए तो हमारा जीवन चल सकता है, लेकिन अगर उनको हमने अपनाया हुआ है तो हमारे जीवन में काफी ज्यादा बोझ आ गया है। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम हटा भी सकते हैं अपने जीवन से? देखिए, हटा भी क्यों सकते हैं, मतलब मैं इस तरह के निषेध में यकीन नहीं करता कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। सब कुछ करना है, लेकिन सब कुछ नियंत्रित तरीके से करना है। सब कुछ आपको अपने से तय करके करना है। कोई आपको बाध्य करके करवाने लगे, ये गलत बात है। आपको अपने से करने का मन है कोई भी चीज तो आप जरूर करिए, लेकिन कोई आपको बाध्य करने लगे, ये समझने की चीज है कि कब आपको सत्ता डिक्टेट करती है, कब आपको सत्ता भीड़ में बदल रही है, कब आपको बाजार डिक्टेट करता है, कब आपको बाजार आपको नागरिक कम और उपभोक्ता अधिक बनाने लगा है।
तो अगर ये चीजें आपके मन में बैठ गई हैं कि नहीं, हमें नागरिक बने रहना है, हमें उपभोक्ता नहीं बनना है, हमें भीड़ नहीं बनना है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी करें। आप अपने से तय करें ना कि हमें ये करना है, आप अपने से तय करें कि हमें एक डॉक्टर बनना है, कि हमें एक लेखक बनना है, कि हमें एक मजदूर बनना है, कि हमें एक शिक्षक बनना है, कि हमें इंजीनियर बनना है। आप अपने से तय करें। आप अपने से तय करें कि आपको दाढ़ी रंगनी है कि नहीं रंगनी है। बाजार क्यों तय करे कि आपको दाढ़ी रंगनी ही रंगनी है? इतने विज्ञापन क्यों दिखाए जाए कि विज्ञापन ही आपका मन बदल दे? इतने विज्ञापन क्यों दिखाए जाएं कि जब आप सरकार चुनने के लिए जाएं तो विज्ञापनों के भ्रम में पड़ जाएं और असलियत से दूर होते जाएं? तो कोई भी सरकार, कोई भी सत्ता, कोई भी बाजार, कोई भी वर्चस्व, आपके पिता, आपके भाई, आपके मित्र, आपकी पत्नी, कोई भी आपकी प्रेमिका, कोई भी आपको डिक्टेट नहीं करे कि आपको ये करना है। आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, एक स्वतंत्र नागरिक हैं, स्वतंत्र चेता व्यक्तित्व हैं, तो आपको अपने फैसले अपने से लेने होंगे, किसी दबाव में नहीं लेने होंगे। तो सब कुछ करना चाहिए आपको, सब कुछ करना चाहिए, और तभी आप सब कुछ विवेकपूर्ण तरीके से कर पाएंगे। जैसे ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, ये नहीं पीना चाहिए, वो नहीं पीना चाहिए, इतने निषेधों में जीवन जिएगा तो आप स्वाभाविक तरीके से आनंदपूर्ण जीवन कैसे जी पाएंगे? हाँ, लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि आज की सत्ता का एक फांसीवादी चरित्र है, तो फिर मुझे यह समझना पड़ेगा कि फांसीवाद क्या है, कैसे है, कैसे बदल गया वो। आज की सत्ता को मैं कहूं कि आज की सत्ता, आप रूस को देख लीजिए, यूक्रेन को देख लीजिए, हिंदुस्तान के बहुत से मामलों को देख लीजिए, पाकिस्तान के बहुत से मामलों को देख लीजिए, तो कई बार लगेगा कि ये जो सत्ता है, ये इसका चरित्र कुछ न कुछ फांसीवादी है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी तो जाती है सरकारें, हम वोट तो करते हैं, लेकिन चुनने के बाद जो सरकारों का रवैया है वो कहीं ना कहीं फांसीवादी रवैया, तानाशाही रवैया होता जाता है कि वो आपके असहमतियों को देशद्रोह करार देती है। आपके असहमतियों को सही तरीके से सरकारें ले नहीं पाती है। आपके घर में आपकी असहमति को आपके पिता ठीक से नहीं ले पाते। आपके घर में आपकी असहमति को आपके घर का जो मुखिया है वो आपकी असहमतियों को विद्रोह मानने लगता है। तो ये ठीक बात नहीं है। लोकतंत्र में असहमत होना सबका अधिकार है, असहमत होना भी चाहिए, और असहमतियों के आधार पर ही हम एक सहमत और एक बेहतर सरकार, बेहतर देश, बेहतर परिवार, बेहतर घर बना सकते हैं। अगर असहमति का साहस नहीं है और सहमति का विवेक नहीं है तो फिर आप एक अच्छे नागरिक नहीं हो सकते। और मैं अपनी उस बात पे लौटूंगा कि फांसीवादी चरित्र है सरकारों का। पहले क्या होता था कि जो सरकारें होती थी वो अपने फैसलों की मनमर्जी के लिए, जब लगता था कि कोई आंदोलन, कोई नागरिक आंदोलन किसी उसके फैसले के खिलाफ है, दुनिया भर की मैं बात कर रहा हूं, आप किसी एक देश की बात मत करिए, किसी एक देश का उदाहरण मत लीजिए। जब भी सरकारों को लगा कि यहां उसके नागरिक उसके फैसले से असहमत हो रहे हैं, तो उन सरकारों ने सेना की ताकत का, पुलिस की ताकत का, सत्ता की ताकत का इस्तेमाल किया। अब जो ये नव फांसीवाद है, अब की जो सरकारें हैं, इसने जनता को भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यानी सत्ता तो उसके हाथ में है ही, पुलिस तो उसके हाथ में है ही, सेना तो उसके हाथ में है ही, उसने अपनी जनता भी चुन ली और जनता को भी जनता के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू किया। तो अगर हम यह बनने से इनकार कर देते हैं, अगर हम नागरिक हो जाते हैं, एक अच्छा नागरिक बन जाते हैं, सरकार की इन चालबाजियों को समझ जाते हैं, सत्ता के इस चरित्र को समझ जाते हैं कि बांटो और राज करो वाली बात है, एक दूसरे को, यानी जनता को ही जनता के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है। ये पहले के फांसीवाद में नहीं होता था, ये नव फांसीवाद में हो रहा है, ये आज के लोकतांत्रिक युग के फांसीवाद में हो रहा है। तो अगर हम ये समझने लगे हैं कि भाई हम उपकरण नहीं है, हम किसी के हाथ की कठपुतली नहीं है, तो फिर हम जो भी करें सब करना चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते। जी अभय जी। सर आपने फांसीवाद की बात की, सर मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा कि सर शिक्षा का यहाँ पे कितना महत्व है, शिक्षा ने अपनी कितनी भूमिका निभाई है आज के समय में,
जो आज हम मानसिक गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। सरकार जो चाहती है हमसे, हम वही कर रहे हैं, जबकि उसके पीछे का महत्व नहीं समझ रहे, या उनके पीछे का जो षड्यंत्र है वो समझ नहीं पा रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में शिक्षा का कितना महत्व है, शिक्षा का कहाँ पे स्थान है? नहीं, शिक्षा का महत्व है, बल्कि मैं कहूँ कि शिक्षा तीसरी आंख है हमारी। फिर तीसरी आंख का मतलब कि मैं अपनी परंपरा से चीजों को ले आ रहा हूँ। शंकर की आंख को एक तीसरी आंख कहा गया, वो सब कुछ देख लेते हैं। अपने पारंपरिक चेतना में एक देवता शंकर है, शंकर जी। तो शंकर जी जब तीसरा नेत्र खोलते हैं तो पूरी दुनिया को देख लेते हैं। तो शिक्षा तो उसी तरह से एक तीसरी आंख है हमारी, जो सब कुछ देखने में सक्षम बनाती है। लेकिन यह भी एक हकीकत है, एक शेर है इरशाद सिकंदर का शायद, कि हुआ है और भी जाहिल पढ़ा लिखा तबका, हुजूर आप तो कहते थे रोशनी होगी। इस शेर को न जाने मैं कितनी बार कह चुका हूं, और हर बार कहता हूं तो लगता है कि और 100 बार कहे जाने की जरूरत है, कि ये जो पढ़ा लिखा तबका है ये और भी जाहिल हुआ है। हालांकि ये कहा जाता है कि रोशनी होगी, पढ़ने लिखने से ज्ञान की रोशनी फैलेगी, लेकिन इसका उल्टा हुआ है। पढ़ा लिखा तबका थोड़ा जाहिल हुआ है। वो जाहिल इन अर्थों में हुआ है कि पढ़ा लिखा तबका जो है वो सुविधा भोगी तबका हो गया है, वो यथास्थितिवादी तबका हो गया है, वो परिवर्तन नहीं चाहता। वो यथास्थितिवादी मन है जो मुक्तिबोध कहते थे। तो वो जो मतलब कोई परिवर्तन नहीं चाहता, क्योंकि वो सुविधाओं में जी रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग जो सुविधाओं में नहीं जी रहे थे, वो चाह रहे हैं कि उनकी स्थिति बदले, उनका जीवन बदले। तो उनके लिए क्या है? तो ये जो पढ़ा लिखा तबका है, जो अभी देश चला रहा है, दुनिया चला रहा है, जिसके मुट्ठी में, जिसके हाथों में पूरा ये तंत्र समाया हुआ है, वो तो कभी नहीं चाहेगा कि ये स्थितियां बदले। वो क्यों चाहेगा कि वो नीचे जाए और नीचे वाले ऊपर आए? वो तो चाहेगा कि ये स्थिति इसको जकड़ के एकदम रखा जाए, और हम लोग हमेशा जो बाबा नागार्जुन के शब्द है कि कुर्सी पर आजन्म वज्रासन। जो एक पार्टी सत्ता में आ जाती है, वो तमाम हथकंडे अपनाती है कि आजन्म कुर्सी पर वज्रासन उसी का बना रहे, यानी फिर कोई और कुर्सी पे ना आए, फिर कोई और सत्ता में भागीदारी न करे। और खास तौर से ये शोषित, वंचित, पिछड़े तबके के लोग, जो जो स्त्रियां हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो आदिवासी हैं, ये अगर सत्ता में आ जाएंगे तब तो मतलब लानत है, तब तो नरक हो जाएगा, दुनिया रहने लायक नहीं बचेगी। इस तरीके की जो बातें हैं वो पढ़ा लिखा तबका ही ज्यादा प्लांट कर रहा है लोगों में। ये बातें बोई जा रही है लोगों में, सबके दिमाग में बैठाई जा रही हैं, मीडिया के द्वारा भी, अखबार के द्वारा भी, तमाम जो मीडिया के चैनल है। अब तो सोशल साइट्स आप देखिए, अलग से एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ही खुल चुकी है, जो आपको सही तरीके से न इतिहास जानने देती है, न सही तरीके से भूगोल जानने देती है, न सही तरह से आपके महानायकों के बारे में जानने देती है। इतनी सारी चीजें भ्रामक तौर पे उस यूनिवर्सिटी में गढ़ी जा रही हैं और प्लांट की जा रही हैं, कि एक नई पीढ़ी ही तैयार हो रही है जिसे पता ही नहीं है कि हमारा इतिहास कैसा रहा है, हमारा सच में हमारे आजादी का आंदोलन क्या रहा है। वो तमाम तरीके से जो डिस्टॉर्टेड तथ्य हैं उन्हीं को लेकर के इतिहास बनाया गया और वही इतिहास परोसा जा रहा है। तो ये युवा पीढ़ी के सामने चुनौती है, और ये तब तक रहेगी जब तक हम भीड़ बनने से, उपभोक्ता बनने से इनकार नहीं करेंगे और नागरिक नहीं बनेंगे। हम अगर अपने संविधान की प्रस्तावना को ही पढ़ें, और संविधान की प्रस्तावना के जो मूल्य हैं, जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं, हम उनको अपने जीवन में ले लें या उनके साथ अपने जीवन को जोड़ लें, संविधान की प्रस्तावना ही फॉलो करें, और चाहे कि सारी सरकारें उसे फॉलो करें, तब हम एक नागरिक बनने की तरफ अग्रसर हैं। वरना नागरिक नहीं है तो फिर भीड़ है, फिर उपभोक्ता है, और फिर इस सत्ता के आसान शिकार है। जी सर, बहुत बखूबी आपने बताया सारी चीज़ों को। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों के भी सारे सवाल हल हो गए होंगे, और सर आज की चर्चा हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से सर। बिल्कुल। और अभय जी, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके, और लेकिन मैं ये चाहूंगा कि हमारी आज की जो बातचीत रही है,
उससे अगर आपके दर्शकों के मन में बहुत सारे सवाल और उठने लगे हों तो फिर इस बातचीत की थोड़ी सार्थकता है। जरूर सर, बिल्कुल। मैं ये कभी दावा नहीं करता कि हमारी जो बातचीत हुई उसने सारे सवालों को का हल दे दिया, नहीं। हमने अगर बहुत सारे सवालों को पैदा कर लिया होगा तो फिर हमने अपना काम किया, कुछ तो सोचने के लिए दिया। तो एक अच्छी बातचीत, एक अच्छी किताब, एक अच्छी परिचर्चा अगर 100 सवालों को जन्म दे दे, एक भी सवाल को जन्म दे दे, तो मुझे लगता है कि वो सार्थक बातचीत है। तो अगर आपके दर्शकों में कोई सवाल पैदा हुआ होगा तो आज की बातचीत अच्छी मानी जा सकती है। थैंक यू। जी सर, बिल्कुल सर, आपके मार्गदर्शन में तो काफी कुछ सीखने को भी मिला हमें। सर एक बार आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, और हमें उम्मीद है कि हम फिर जल्द से जल्द दर्शकों के बीच में आएंगे और नए सवालों के साथ, नए विषय के साथ सामने हाजिर होंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा तो लगा ये मुझे। थे, जी सर, तो ये थे डॉक्टर दीपक राय, जिन्होंने आज हमें सामाजिक मुद्दों पर हर तरह से जवाब दिया और हमारी समस्याओं का निराकरण किया। मिलेंगे कि अगले एपिसोड पे किसी और विषय पर, किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए सरल भारत। धन्यवाद। थैंक यू।